हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में इंडियन स्टैंडर्ड 456 के कोडल प्रोविजंस को क्लॉज वाइज डिटेल्ड कंसेप्ट के साथ डिस्कस करूंगा। इस पर ऑलरेडी मैंने 51 वीडियोस बना रखे हैं। आप प्लेलिस्ट पे जाके आईएएस 456 के कोडल प्रोविजंस को डिटेल में क्लॉज बाय क्लॉज समझ सकते हैं। ये वीडियो जो भी स्टूडेंट्स अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं और जो फील्ड इंजीनियर्स हैं, जो एग्जाम्स की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत हेल्पफुल है। थोड़ा सा वीडियोस लंबे होंगे, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आप एक बार समझ लेंगे तो आपको हर चीज मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विद बेसिक अंडरस्टैंडिंग यू विल बी एबल टू लर्न दी कंसेप्ट्स, और जो आपके फैक्ट्स हैं वो बस आपको एक बार रिवीजन करने से आपके दिमाग में रह जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में बेसिकली हम कवर करेंगे कि जो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट्स हैं कॉलम्स में, उसकी हम डिटेलिंग कैसे करते हैं, क्या अरेंजमेंट्स हम फॉलो करते हैं आरसीसी कॉलम्स में। आई विल सजेस्ट कि इससे पहले जो 2-3 वीडियोस हैं ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट से को रिलेटेड कॉलम्स से के, वो आप जरूर देख लें, सो दैट उनकी कॉन्टिन्यूटी में आप इसे देखेंगे तो यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट मोर। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो क्लॉज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू जनरल गाइडलाइंस रिगार्डिंग टू ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। जस्ट मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं पुराने वीडियोस को रिकलेक्ट करके, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो हमारा ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट है, ट्रांसवर्स वर्ड जो है ये सजेस्ट करता है कि दिस रेनफोर्समेंट इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। ठीक है, दिस ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट इज परपेंडिकुलर टू लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। ठीक है, तो इसका बेसिक पर्पस यही है कि जब भी अंडर द एक्शन ऑफ लोड, ये हमारे लॉन्गिट्यूडनल कॉलम्स हैं, क्रॉस सेक्शन में अगर हम एलिवेशन में देखें बेसिकली कॉलम के, तो अंडर द एक्शन ऑफ लोड इनकी टेंडेंसी होगी हमारी बकल करने की, अंडर द एक्शन ऑफ द कंप्रेसिव फोर्सेस। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो बेसिक जो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट का पर्पस है, जो कि आप इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं, टू प्रिवेंट द आउटवर्ड मूवमेंट। सिंपल मतलब यही है कि जो आपके लॉन्गिट्यूडनल बार्स हैं अंडर द एक्शन ऑफ कंप्रेसिव लोड, जो बकल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आपको होल्ड करके रखना है, उनको आपके उनके आउटवर्ड मूवमेंट को आपको प्रिवेंट करना है। तो बेसिक कंसेप्ट यही है इनका, टू प्रिवेंट आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ दीज लॉन्गिट्यूडनल बार्स। ठीक है, ये हमारा प्राइमरी पर्पस है हमारे ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट का। अब जो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया था, 2 कैटेगरीज में आप इन जनरल डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है आपकी, यहां पर लिख लेते हैं, जो पहली कैटेगरी है दिस इज सर्कुलर रिंग्स। ठीक है, दूसरी कैटेगरी जो है आपकी, ये है हमारी पॉलीगनल लिंक्स। पॉलीगनल लिंक्स, एक सेकेंड, हाँ, पॉलीगनल लिंक्स। मैथमेटिक्स में आपने वर्ड यूज किया होगा पॉलीगन का। पॉलीगन का सिंपल मतलब है, पॉली मीन्स मोर देन वन, मैनी, ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप विच इज मेड ऑफ मैनी स्ट्रेट लाइन्स। ठीक है, बट फाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स। तो डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ क्रॉस सेक्शनल शेप ऑफ द कॉलम, यानी अगर हमारा कोई ऑक्टागनल कॉलम है तो वहां पे आपका जो लेटरल रेनफोर्समेंट का शेप आएगा वो ऑक्टागनल लिंक्स के फॉर्म में आएगा। आपका जो ट्राइंगुलर कॉलम अगर आप दे रहे हो तो आपका जो लिंक आएगा बेसिकली कुछ इस तरह आएगा ट्राइंगुलर कॉलम में। अगर ये आपका यहां पर आपने 3 रेनफोर्समेंट दिया हुआ है, तो ये हमारा बेसिकली पॉलीगनल लिंक हो गया। तो पॉलीगनल लिंक्स को हम लेटरल टाइज भी बोलते हैं। तो इसका मतलब हो गया लेटरल टाइज जो है ये हमारे प्रोवाइड की जाती हैं नॉन सर्कुलर कॉलम्स में। नॉन सर्कुलर कॉलम्स का मतलब ये जिनका क्रॉस सेक्शनल शेप जो है वो अदर देन क्रॉस सर्कल है। तो जिसमें आपके एल शेप्ड कॉलम्स आ गए, टी शेप्ड कॉलम्स आ गए, ट्राइंगुलर शेप्ड कॉलम आ गए, हेक्सागोनल शेप्ड कॉलम्स आ गए। ठीक है,
एटसेट्रा। तो डिपेंडिंग अपॉन द शेप हम जो लिंक है उसको फैब्रिकेट करके अपने कॉलम्स में यूज कर लेते हैं। सर्कुलर रिंग्स में आपके सिंपल सर्कुलर रिंग्स भी हो सकती हैं और दूसरा हेलिक्स के फॉर्म में भी आपकी स्पाइरल रेनफोर्समेंट्स रहते हैं। तो जहां पर आपका हेलिक्स रेनफोर्समेंट है जिसमें डीएनए लाइक स्ट्रक्चर बनता है, हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है, वहां पे उनको हम स्पाइरल रेनफोर्समेंट बोलते हैं। तो ये स्पाइरल रेनफोर्समेंट बेसिकली हमारा लेटरल रेनफोर्समेंट है जो कि हमारे लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट के आउटवर्ड मूवमेंट को प्रिवेंट कर रहा है। ठीक है, एक तरीके से ये हमारे क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, दे आर प्रोवाइडिंग इफेक्टिव लेटरल रिस्ट्रेंट। तो जो भी हमारे बेसिक्स हैं, बेसिक यही है कि जो हमारी डिटेलिंग है, डिटेलिंग की गाइडलाइंस हैं कि हमें अपने ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट को कैसे डालना है अपने कॉलम्स में, तो उसकी दो ही रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, मैं आपको 2 पॉइंट्स बता दे रहा हूं कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं आपके ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट की। पहली रिक्वायरमेंट ये है, डिटेलिंग हम ऐसे करेंगे कि जो हमारे लॉन्गिट्यूडनल बार्स हैं दे आर एडिक्वेटली रिस्ट्रेन्ड, दे आर एडिक्वेटली रिस्ट्रेन्ड। कैसे रिस्ट्रेन्ड होंगे? रिस्ट्रेन्ड मीन्स हम उसका मोशन जो है वो रिस्ट्रेन कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं बेसिकली। कैसे? बाय मीन्स ऑफ प्रॉपरली स्पेस्ड टाइज, मीन्स स्पेसिंग पर हम रिस्ट्रिक्शंस लगाने पड़ेंगे, अदरवाइज हमारे स्पेसिंग का कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर हम उसको रिस्ट्रिक्शन नहीं देंगे। प्रॉपरली स्पेसिंग एंड इनक्लोज्ड होना चाहिए। जो भी हमारा, अगर हम ओपन रख देंगे तो इट विल नॉट बी रिस्ट्रेन्ड, तो इनक्लोज्ड रखना है टू प्रिवेंट। पर्पस क्या रहेगा कि हमारी प्रीमेच्योर बकलिंग ना हो कॉलम की। तो पहली तो रिक्वायरमेंट ये हो गई डिटेलिंग की। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें ये कोशिश करना है कि जो कंक्रीट का कोर है कॉलम के अंदर, जो लॉन्गिट्यूडनल बार्स के अंदर हमारा कंक्रीट है, दैट शैल बी एडिक्वेटली कन्फाइंड। ठीक है, एडिक्वेटली कन्फाइंड रहना चाहिए। सो दैट, पर्पस क्या होगा? सो दैट रीजनेबल डक्टिलिटी इज अचीव्ड, रीजनेबल डक्टिलिटी इज अचीव्ड। इसके लिए आप पुनः पुराना वीडियो देखोगे तो विल बी एबल टू अप्रिशिएट कि जब आपकी कंक्रीट में जितना ज्यादा कन्फाइनमेंट होगा, जैसा कि आप स्पाइरल रेनफोर्स्ड वाले जब लेटरल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हो, तो वहां पे इसी वजह से हमारी जो आरसीसी की लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो हमारी इनहेंस हो जाती है, जो कि हम जनरली 5% इनहेंस करके लेते हैं। इसी वजह से ये, बिकॉज वहां पे जो कन्फाइनमेंट है कोर का स्पाइरल रेनफोर्समेंट की वजह से वो अच्छा होगा। तो बिकॉज ये जो आपका सर्कुलर रिंग्स जब आप डालते हो, स्पाइरल रेनफोर्समेंट और सिंपल सर्कुलर रिंग्स, तो वहां पे एक फेनोमिनल स्ट्रक्चरल एक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं सरकमफरेंशियल एक्शन। सरकमफरेंशियल एक्शन, इसका मतलब क्या होगा कि जब हमारा लेटरल फोर्सेस, एक्सियल फोर्सेस की वजह से जो लेटरल फोर्सेस एक्ट करेंगी हमारी, इसका भी मैं आपको एक्शन बता दूंगा। ये जो ये हमारी हुप स्ट्रेसेस डेवलप होंगी, इसकी वजह से हमारा इसमें लेटरल टेंशन, सरकमफरेंशियल टेंशन जनरेट होगा इस हुप स्ट्रेसेस की वजह से, जो हमारी सर्कुलर कॉलम्स होंगी। इसकी वजह से हमारी जो कॉलम की लोड कैरिंग कैपेसिटी वो एनहेंस हो जाएगी, डक्टिलिटी एनहेंस हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको फंडामेंटल्स ध्यान रखने हैं। अब चलते हैं जो हमारा कोड के प्रोविजंस स्पेसिफाई करता है। 26.5.32 का ए पॉइंट जो है वो ये कहता है कि एक रेनफोर्स्ड कंक्रीट कंप्रेशन मेंबर, एक आरसीसी का कंप्रेशन मेंबर है, नेचर ऑफ फोर्सेस जो है वो कंप्रेसिव फोर्सेस हैं। ठीक है, shall have a transverse or helical reinforcement, transverse or helical reinforcement। ठीक है, so disposed, इस तरह आप disposed होगा, इस so disposed का मतलब ये है कि इस तरह हमारा
लेआउट दिया जाएगा, यानी हमें कैसे पोजीशनिंग करनी है बेसिकली। सो डिस्पोज्ड का मतलब है कि पोजीशनिंग हमारी कैसी रहेगी, कैसे हम अपने ट्रांसफर एनफोर्समेंट को प्लेस करेंगे। दैट एवरी लॉन्गिट्यूडनल बार नियरेस्ट टू कंप्रेशन फेस हैज इफेक्टिव लेटरल सपोर्ट अगेंस्ट बकलिंग सब्जेक्ट टू प्रोविजंस इन बी। जो प्रोविजंस इन बी है ये हमारी गाइडलाइंस है कि हम कैसे अपने रेनफोर्समेंट को, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट को पोजीशन कर रहे हैं। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें ये कोशिश करनी है कि जो आरसीसी का कंप्रेशन मेंबर है उसमें जो हमारे ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट है वो इस तरह पोजीशन किए जाएं कि जो भी लॉन्गिट्यूडनल बार्स हमारे कंप्रेशन फेस के नियरेस्ट हैं वो इफेक्टिवली रेस्ट्रेन्ड रहे, उनको लेटरल सपोर्ट मिले अगेंस्ट बकलिंग, ठीक है, ताकि हमारी प्री मैच्योर बकलिंग ना हो, अदरवाइज हमारा कॉलम फेल हो जाएगा। तो ये चीज मैंने आपको, विच इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, विच इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। तो यहां पर बेसिकली ये रिक्वायरमेंट इलस्ट्रेट कर रहे हैं। और वो रिक्वायरमेंट पूरी कैसी होगी, जब हम स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे कि कॉलम्स में आपके ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट को कैसे पोजीशन करना है। दूसरी रिक्वायरमेंट जो है वो ये है कि द इफेक्टिव लेटरल सपोर्ट इज गिवन बाय ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट आइदर इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर रिंग्स कैपेबल ऑफ टेकिंग अप सर्कमफरेंशियल टेंशन। तो ध्यान रखना है कि जो सर्कुलर रिंग्स हैं जिसमें सिंपल सर्कुलर रिंग्स और हेलिकल स्ट्रक्चर जो है रेनफोर्समेंट का वो आ रहा है, वहां पर आपके सर्कमफरेंशियल टेंशन की वजह से आपका जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो एनहेंस हो रहा है। और बाई दूसरा तरीका ये है कि पॉलीगनल लिंक्स, जिनको हम लेटरल टाइज भी कह रहे हैं, विथ इंटरनल एंगल्स नॉट एक्सीडिंग 135 डिग्री। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरनल एंगल जो है लेटरल टाइज का 135 डिग्री से ज्यादा ना हो। तो जब हम अभी हमने बात की कि पॉलीगनल लिंक्स आर मेड अप ऑफ अदर देन नॉन सर्कुलर शेप्स के लिए, तो वहां पे जो सपोज ट्राइंगुलर लेटरल टाई आप ले रहे हो तो ये हो गया हमारा बेंट अप एंगल, दिस शुड बी लेस देन 135 डिग्री, ठीक है। तो अभी हम फर्दर एलैबोरेट करेंगे। जैसे यहां पर आपका ये कॉलम क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, तो यहां पर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टागनल शेप का ये स्ट्रप आपने प्रोवाइड किया सर्कुलर कॉलम में ही, ठीक है। तो ये हमारी यही रिक्वायरमेंट्स हम पढ़ने वाले हैं इसमें कि सर्कुलर स्क्वायर कॉलम में भी अगर हम ऑक्टागनल लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके बीच का जो इंटरनल एंगल है, ठीक है, दिस आर द इंटरनल एंगल, दिस इज द इंटरनल एंगल। तो ये इंटरनल एंगल शैल बी लेस देन 135 डिग्री, सॉरी शुड नॉट बी ग्रेटर देन 135 डिग्री, 135 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जहां पर आप इसको क्लोज कर रहे हो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट को, यानी लूप कंप्लीट कर रहे हो, अगर हमारा क्लोज्ड टाई है, जनरली ये क्लोज्ड टाई के लिए बात कर रहा है, तो क्लोज्ड टाई के केस में आपका एंकरेज होना चाहिए, अदरवाइज जैसे ही लोड आएगा और एक लिमिट के बाद वो खुल जाएगा उस जगह का ज्वाइंट, तो हमारा रेस्ट्रेंट नहीं रहेगा। तो बेसिकली वो इस जगह की बात कर रहा है यहां पर, ठीक है। तो पॉलीगनल लिंक्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहां पर आपका 2 क्लोज टाई है, एक टाई हमारी ये है, तो ये प्रॉपरली एंकरेज यहां पर प्रोवाइड करना है, उसके लिए एंकरेज लेंथ के लिए ऑलरेडी मैंने आपको वीडियोस में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। दूसरा क्लोज्ड टाई ये है, ये हमारी क्लोज्ड टाइज है, 2 तरीके के टाइज है हमारी बेसिकली, लेटरल टाइज क्लोज्ड और ओपन। तो जो क्लोज्ड टाई है लास्ट में जब आप इसको क्लोज करेंगे और जो हमारा बेंट एंगल है दैट शैल नॉट बी ग्रेटर देन 135 डिग्री, इसकी बात कर रहा है। अगर आप ये वाला अरेंजमेंट देखेंगे तो यहां पर आपका ये क्वाड्रिलेटरल शेप की पॉलीगनल लिंक बन रही है, यहां पर भी जो आपका बेंट एंगल है बेसिकली वो 135 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए टू लिमिट द सेकेंडरी स्ट्रेसेस, ठीक है। मेन इसका जो प्राइमरी पर्पस है कि जो स्ट्रिप्स में जो स्ट्रेसेस हैं उनको लिमिट में रखने के लिए 135 डिग्री की एक रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है इस पे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज और यहां पर कि जो ये लॉन्गिट्यूडनल बार के साथ जो हमने ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट का डायमीटर अगर हम 5 मान लें
तो इट इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ स्टिफनेस। ये स्ट्रेंथ का फंक्शन नहीं होता है, स्टिफनेस का फंक्शन होता है। इस वजह से इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेड ऑफ स्टील। जो डायमीटर है हमारा रेनफोर्समेंट, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट का, वो ग्रेड ऑफ स्टील से इंडिपेंडेंट रहता है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई। अब चलते हैं कि जो डिटेलिंग है उसके लिए हमारे क्या पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पर हमने जो स्पेसिफिकेशन है वो बेस्ड ऑन द फील्ड एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स वो दिए हैं। तो ये हमारे एक्सपेरिमेंटल और फील्ड रिजल्ट्स के बेसिस पर ये प्रोविजंस दिए गए हैं। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स एंड फील्ड रिजल्ट्स। तो जो रूल्स हैं, रूल नंबर 1 ये है कि हमारा ये इंश्योर करना है कि कंक्रीट, हमारी जो कोर की कंक्रीट है वो एडिक्वेटली कन्फाइंड रहे, सो दैट हमारा जो कॉलम्स में बिहेवियर है वो डक्टाइल बिहेवियर और ब्रिटल फेल्योर ना हो। दूसरा कि जो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट की इफेक्टिवनेस है, जो भी आप लेटरल टाइज या स्पाइरल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी इफेक्टिवनेस इस बात पर डिपेंड करती है कि जो उस बार की लोकेशन है वो प्रॉपरली रेस्ट्रेंड है या नहीं। सिंपली इस पर डिपेंड नहीं करेगी कि हमारा कॉर्नर बार्स को आपने कवर कर दिया स्ट्रेट पोर्शन ऑफ टाई से, तो इट विल नॉट इंश्योर कि वो हमारा इफेक्टिवली रेस्ट्रेंड है। तो यहां पर यही बात कह रहा है, द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रांसफर एनफोर्समेंट कम्स फ्रॉम द लोकेशन एट विच लॉन्गिट्यूडनल स्टील इज हेल्ड रिजिडली इन पोजिशन। मीन्स उसका पर्पस ये है कि जो आपका लॉन्गिट्यूडनल बार है वो इफेक्टिवली रेस्ट्रेंड हो रहा है कि नहीं। जैसे यहां पे इन दोनों डायरेक्शन में ये इफेक्टिवली रेस्ट्रेंड है। ठीक है, ये वाला कॉलम भी इफेक्टिवली रेस्ट्रेंड है दोनों डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन ये, एक डायरेक्शन ये। ठीक है, लेकिन अब जो भी हमारा कंक्रीट पे स्ट्रेसेस आ रही हैं आउटवर्ड मूवमेंट करने के लिए, उसकी वजह से अगर इन दोनों के बीच की लेंथ एक लिमिट से ज्यादा हो जाएगी, तो इस आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ फोर्स की वजह से देयर विल बी डिफ्लेक्शन आउटवर्ड्स। ठीक है, इस चीज को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी विल गो फॉर सप्लीमेंट्री क्रॉस टाइज। ठीक है, इस वजह से हमारा कोड रिक्वायरमेंट ऑफ सप्लीमेंट्री क्रॉस टाइज की रिक्वायरमेंट देता है, जो कि आप कैसे करोगे अगर हमारी इन दोनों के बीच की स्पेसिंग एक लेंथ के से ज्यादा हो जाएगी, जो कि अभी हम पढ़ेंगे। तो अगर आपको इनके बीच में रेनफोर्समेंट देना है तो यू विल गो फॉर दिस ओपन टाई विच इज क्रॉस टाई। ठीक है, इसको क्रॉस टाई भी बोलेंगे बिकॉज इट इज टाइंग दी स्ट्रिप्स लेग्स, और दूसरी चीज ये ओपन है। ठीक है, तो दिस इज ओपन टाई विच इज क्रॉस टाई। और ये हमारी जो एक सिंगल आप ये देख रहे हो, ये वाली टाई जो है, जो कि यहां से जाकर बंद हो रही है, तो ये एक सिंगल एनवलिपिंग यानी पेरिफेरल क्लोज टाई है। ठीक है, तो यहां पर जो कोर है, ये डॉटेड जो पोर्शन है, इसका मतलब ये है कि यहां पर रेस्ट्रेंट नहीं है। यानी अगर दो लॉन्गिट्यूडनल बार्स के बीच में एक स्पेसिंग एक लिमिट से ज्यादा हो जा रही है, तो जो आउटवर्ड फोर्सेज हैं एक्सियल कंप्रेसिव फोर्सेस की वजह से, उसकी वजह से हमारे जो स्ट्रिप्स हैं वो बाहर की तरफ हो जाएंगे और हमारा कंक्रीट का कन्फाइनमेंट ब्रेक हो जाएगा, और हमारी डक्टाइल बिहेवियर जो है वो लोडिंग जब होगी हमारी एक्सेसिव लोडिंग, तो उस केस में ये बिहेवियर आपको नहीं मिलेगा। सो दीज आर द रिक्वायरमेंट जिसके बेसिस पर जो हम स्पेसिफिकेशंस पढ़ेंगे वो ले डाउन किए गए हैं। तो पहला जो रिक्वायरमेंट है, जो पहली रिक्वायरमेंट है, कोड ये कहता है कि जनरली जो हमारे रेक्टेंगुलर ज्यादातर रेक्टेंगुलर सेक्शन है, वहां पे जनरली हमारा सिंगल पेरिफेरल टाई से केवल कन्फाइनमेंट नहीं आता है अगर उन दो लॉन्गिट्यूडनल बार्स के बीच में स्पेसिंग एक लिमिट से ज्यादा है। ठीक है, तो इस वजह से इफेक्टिव लेटरल रेस्ट्रेंट प्रोवाइड करने के लिए जो भी हम बीच में लॉन्गिट्यूडनल बार्स को कनेक्ट करने के लिए हमें लेटरल टाइज देनी है, लेटरल रेनफोर्समेंट देना है, उसके लिए हम ये स्पेसिफिकेशंस फॉलो करेंगे। तो वहां पर हमारा जो अरेंजमेंट आता है वो आता है एन अरेंजमेंट ऑफ ओवरलैपिंग रेक्टेंगुलर हुप्स और सप्लीमेंट्री क्रॉस टाइज, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी। अब
जो कोड का प्रोविजन है वो ये कहता है इफ द लॉन्गिट्यूडनल बार्स आर नॉट स्पेस्ड मोर देन 75 mm ऑन आइदर साइड। ठीक है, मीन्स अगर कोई एक लॉन्गिट्यूडनल बार ये है, मान लेते हैं दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल बार, तो अगर कोई लॉन्गिट्यूडनल बार हम कंसीडर करते हैं, कोई भी लॉन्गिट्यूडनल बार अगर हम कंसीडर करते हैं, उसके तरफ दोनों तरफ जो लॉन्गिट्यूडनल बार हैं दोनों साइड में, उनके बीच की स्पेसिंग अगर 75 mm से कम है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये अगर बार लिया तो दोनों 75 से कम है स्पेसिंग। ठीक है, तो उस केस में अगर स्पेसिंग 75 mm से कम है तो ट्रांसवर्स रेनफोर्स, उस केस में हमारा जो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट है सिर्फ एक साइड से राउंड कॉर्नर जो है उससे कवर होना चाहिए, यानी मतलब जो पेरिफेरी वाला जो रेनफोर्समेंट वो है आपका ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट, वो इसको कवर करेगा। ठीक है, फॉर एंड अल्टरनेट बार्स फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग इफेक्टिव लेटरल रेस्ट्रेंट। ठीक है, तो ट्रांसफर रेनफोर्समेंट नीड ओनली गो अराउंड कॉर्नर एंड अल्टरनेट बार्स फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग इफेक्टिव लेटरल सपोर्ट। ठीक है, तो उस केस में आपने ये वाला जो कॉर्नर बार्स हैं वो दोनों डायरेक्शन में आपका कवर्ड होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब दो लॉन्गिट्यूडनल बार्स के बीच में 75 mm से कम स्पेसिंग है, तब आपको सभी लॉन्गिट्यूडनल बार्स के को इफेक्टिव रिस्ट्रेंट करने की जरूरत नहीं है ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट से। ठीक है, अब जैसे ही ये बार आपने कंसीडर किया, दूसरी तरफ आपकी स्पेसिंग जो है 75 mm से ज्यादा है। ठीक है, तो आपको जो अल्टरनेट बार्स वाला रूल है वो रिस्ट्रेंट होना चाहिए, वो आपको फॉलो करना है। ठीक है, दूसरा हमारा रूल ये कहता है कि इफ द लॉन्गिट्यूडनल बार्स स्पेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ नॉट एक्सीडिंग 48 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द टाई, यानी अगर हम ये मान ले 5 TR इज द डायमीटर ऑफ द लेटरल टाई, लेटरल एनफोर्समेंट, और दो जो हमारे लॉन्गिट्यूडनल बार्स हैं उन आउटर पेरिफेरी की एकदम एक्सट्रीम कॉर्नर बार्स की जो बीच की दूरी है वो 48 टाइम्स दी 5 वैल्यू है, यानी अगर ये 10 mm है तो जो एक्सट्रीम कॉर्नर्स के बीच की जो स्पेसिंग है वो 480 mm से कम है। ठीक है, डायमीटर ऑफ टाई आर इफेक्टिवली टाइड इन 2 डायरेक्शंस। ठीक है, तो इफेक्टिवली टाइड इन 2 डायरेक्शंस, इस डायरेक्शन में भी टाइड है, इस डायरेक्शन में भी टाइड है, तो एडिशनल लॉन्गिट्यूडनल बार्स इन बिटवीन दीज बार्स। तो अब इस केस में अगर कोई और दो लॉन्गिट्यूडनल बार्स प्रोवाइडेड हैं, इस केस में 480 mm के बीच में कहीं दो लॉन्गिट्यूडनल बार्स प्रोवाइडेड हैं, तो उनको आपको ओपन टाई से 1 डायरेक्शन में क्लोज करना होगा, जो कि यहां पर किया गया। तो ये हमारी ओपन टाई हो गई। तो बेसिकली ये पर्पस ये है कि जो अनसपोर्टेड लेंथ है ट्रांसवर्स टाइज की शुड नॉट एक्सीड 48 टाइम्स द डायमीटर ऑफ टाई इन 2 डायरेक्शन, यानी ये हमारा टाई, लिटरल टाई का जो दोनों डायरेक्शन से कवर्ड है, उसमें जो अनसपोर्टेड लेंथ होगी उस केस में दोनों डायरेक्शन से अगर सपोर्टेड है तो दैट शुड नॉट एक्सीड 48 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द बार, और जो उसके बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल बार्स आ रहे हैं वो हमारे ओपन टाई से 1 डायरेक्शन में इफेक्टिवली टाइट रहेंगे। जो थर्ड रूल है वो ये कहता है कि अगर हमारे किसी भी कंप्रेशन मेंबर में लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्सिंग बार्स जो हैं वो मल्टीपल लेयर्स में हैं। ठीक है, मल्टीपल लेयर्स का मतलब है कि अगर हमारा ये क्रॉस सेक्शन आप देखोगे तो कॉर्नर में आपके 4 बार्स हैं। ठीक है, और विद इन कोर, कंक्रीट के कोर के अंदर भी आपके ये रेनफोर्समेंट्स हैं। ये हमारे पेरिफेरी वाले हैं अदर देन कॉर्नर बार्स। ठीक है, ये हमारे पेरिफेरी के अदर देन कॉर्नर बार्स हैं। तो इफेक्टिव लेटरल रेस्ट्रेंट इनको कैसे प्रोवाइड करना है, ये इंश्योर करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट है इज प्रोवाइडेड फॉर द आउटर मोस्ट रूज। जो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट है वो आउटर मोस्ट जो हमारे कॉर्नर वाले बार्स हैं उनके लिए एज पर जो स्पेसिफिकेशन हमने ऊपर देखे
कि इनके बीच की जो दूरी है वो 300 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, दैट शुड बी लेस देन 30 mm। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो अदर देन कॉर्नर बार्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल बार्स, उनकी जो दूरी है एज ऑफ मेंबर से इनर रो की, यानी ये बार ये हमारी इनकी दूरी 3 times द डायमीटर ऑफ द बार से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नो बार ऑफ इनर रो इज क्लोजर टू नियरेस्ट, जो कंप्रेशन फेस है बेसिकली, उससे 3 times द डायमीटर ऑफ बार से ज्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए। नो बार ऑफ द इनर रो इज क्लोजर टू नियरेस्ट कंप्रेशन फेस देन 3 times द डायमीटर ऑफ लार्जेस्ट बार ऑफ द इन द इनर रो। ये इनर रो है बेसिकली, दीज आर द इनर रोज। तो 2 इनर रोज है, एक ये इनर रो है, एक इनर रो ये है। अगर इसमें जो फाई मैक्सिमम होगा, अगर अलग अलग डायमीटर के बार यूज करें तो जो फाई मैक्सिमम होगा उसका 3 गुना करेंगे, उसका नियरेस्ट फेस से इतनी दूरी होनी चाहिए। और जो आउटर कॉर्नर वाले बार्स हैं वो एक पेरिफेरल उससे कवर्ड रहनी चाहिए। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर एक हमारा अरेंजमेंट, अगर हम यहाँ पे देखें, एक हमारा अरेंजमेंट ये है, एक इनवॉल्व लूप का, और एक हमारा पेरिफेरल ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट, ये 2 सेट से हमने इसको कवर किया है। ठीक है, हमारा 4th जो रूल है वो कहता है कि अगर हमारे कॉलम में मल्टीपल ग्रुप्स में हमने ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट, मल्टीपल लॉन्गिट्यूडनल बार्स के ग्रुप को ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट से कवर करना है, तो कैसे कवर करेंगे? तो हम क्या करेंगे, जो हमने मल्टीपल रेनफोर्समेंट, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट्स लिए हैं, उनकी जो ग्रुपिंग है ये इंश्योर करेंगे कि वो एडिक्वेटली, पहले तो खुद एज पर अबव प्रोविजंस वो हमारे इफेक्टिवली रिस्ट्रेंड हो। तो हमने चारों ग्रुप्स अलग अलग कर लिए। ठीक है, और उनका एक ओवरऑल एनवेलपिंग ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट बनाया जो सभी ग्रुप्स को कवर करेगा। ठीक है, और ये इस तरह डिजाइन करेंगे, ये अज्यूम करते हुए कि ये जो सिंगल जो ग्रुपिंग है वो एक सिंगल लॉन्गिट्यूडनल बार है ऑफ इक्विवेलेंट एरिया, मतलब जो इक्विवेलेंट एरिया है इस ग्रुप का वो एक सिंगल लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट के बराबर है। तो और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो इस ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट का जो डायमीटर है वो किसी भी हालत में, इसकी जो फाई मैक्स की वैल्यू है, दैट शुड नॉट एक्सीड 20 mm। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जब मल्टीपल ग्रुपिंग में हम ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, यानी एक बड़ा, जनरली ये केस होगा जो बड़े कॉलम्स होते हैं, लार्ज साइज कॉलम्स होते हैं, उसमें चीज आपको देखने को मिलेगी। वहां पर आपको लोड कैरिंग कैपेसिटी एनहेंस करने के लिए आपको कंजेस्टेड रेनफोर्समेंट देना होगा। कॉर्नर्स में उनकी एक ग्रुपिंग करेंगे, और जो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट का जो डिजाइन है वो इस तरह करेंगे कि दैट शैल एक्ट एज अ सिंगल लॉन्गिट्यूडनल बार फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग पिच और डायमीटर ऑफ ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। ठीक है, तो ये जनरल आपको अरेंजमेंट दिख रहा है कि यहां पर 2 बार्स के बीच में हमारी जो मैक्सिमम दूरी 75 mm, तब आपको कोई भी क्रॉस टाई प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये सारी जो दूरी है, स्पेसिंग, ये 75 mm से कम है। 75 mm मैक्सिमम स्पेसिंग है, इस वजह से यहाँ पर आपको कोई भी इफेक्टिव रेस्ट्रेंट के लिए कोई भी क्रॉस टाइज या अदर अरेंजमेंट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही 2 के बीच की स्पेसिंग जो है वो 75 mm से ज्यादा हुई, बट ये इसकी लिमिट ये है कि इट शुड बी लेस देन 300 mm, यानी 2 लॉन्गिट्यूडनल बार्स की जो स्पेसिंग है क्रॉस सेक्शन व्यू में वो 75 mm से 300 mm के बीच में होगी। तो आपको जो बीच वाले इंटरमीडिएट लॉन्गिट्यूडनल बार्स के कॉलम है उनको रेस्ट्रेंट करने के लिए आपको कुछ अदर प्रोविजंस करने होंगे, जिसमें आपका ये क्रॉस टाइज का प्रोविजन है, ये दूसरा क्रॉस टाइज का प्रोविजन है। यहाँ पे इस डायरेक्शन में, दूसरे डायरेक्शन में भी आपकी अब 75 से ज्यादा स्पेसिंग हो गई, तो आपने ये वाला अरेंजमेंट दे दिया। दूसरा अरेंजमेंट इसका है कि ये वाला आपने पॉलीगोनल लिंक लेटरल टाई कुछ ऐसे दे दिया, जिसमें इंटरनल एंगल जो है वो शुड बी लेस देन आर इक्वल टू 35 डिग्री होना चाहिए। थोड़ा लिखने का तरीका गलत है, इट्स नॉट बी ग्रेटर देन 135 डिग्री। ठीक है, तो ये कुछ प्रोविजन है। आई होप वीडियो विल बी हेल्पफुल। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। अपना कमेंट जरूर शेयर करिए सो दैट मैं फर्दर इंप्रूव करता रहूं। ऑल द बेस्ट।